हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आपका अपना चैनल VW में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग कल देखे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो उसमें हम लोग पाँच छह कंडीशन देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे दो ही कंडीशन है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का तरीका देखेंगे और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाई जाती है, इस सारे बातें हम लोग यहाँ देखेंगे। और उत्तल दर्पण में कितनी तरह से, इसमें कितना कंडीशन होता है जो प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो हम जानते हैं उत्तर दर्पण में दो ही कंडीशन होता है। या तो हम लोग वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पर, या दर्पण के बीच, दर्पण के आगे वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पर या दर्पण के आगे रखें। उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा हम लोग यहाँ देखेंगे। तो अगर हम चलते हैं तो इसमें उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने तरह से बनाया जाता है, दो। तो हम लोग इसका पहला कंडीशन लेंगे। पहला कंडीशन लेंगे जब जब वस्तु अनंत पर हो। क्या भाई, अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस तरह से मुख्य अक्ष हम लोग खींचेंगे, इसमें फोकस हम लोग बना लेंगे और इसकी वक्रता त्रिज्या हम लोग जानते हैं। इसकी फोकस किधर होगी भाई, राइट साइड में होगी। तो उस तरह मान लो हम लोग वस्तु को कहाँ रखे भाई, अनंत पर। वस्तु को कहाँ रखे, अनंत पर। तो अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद कुछ एंगल पर क्या होगी भाई, मुड़ेगी। परिवर्तन के बाद कुछ एंगल पर मुड़ जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से हम लोग देखें तो कुछ ऐसी, तो परिवर्तन के बाद इस तरह मुड़ेगी, इस तरह मुड़ेगी। अब हम लोग यहाँ से देखा जाए तो इस तरह एक नॉर्मल खींचा जाता है, इस तरह से एक नॉर्मल खींचा जाता है। तो अगर नॉर्मल हम लोग देखें, नॉर्मल देखें तो नॉर्मल अगर खींचा जाता है तो इस वस्तु पर क्या होगा, लंब होगा। वस्तु पर क्या होगा भाई, लंब होगा। इस तरह से उसमें क्या होगा, एक कटान बिंदु आएगी। तो जितना पाएगा उतना ही पर क्या होगा, रिटर्न होगा। तो अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं तो इसका क्या होगा भाई, एक कटान बिंदु मिलेगा। और हम जानते हैं यही इसका प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब की हाइट ए बी है तो दर्पण की हाइट कितनी हो जाएगी, ए डैश और बी डैश होगा। तो ये प्रतिबिंब की क्या हो जाएगी, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। किस कंडीशन में भाई, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत पर। जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत पर, तो इस तरह की घटनाएं होगी। तो इसमें देखा जाए कितनी घटनाएं होगी, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे, कहाँ, सॉरी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दूसरा दूसरा देखें, इसमें दूसरा कंडीशन होगा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। तीसरा कंडीशन इसमें देखा जाएगा, तीसरा कंडीशन वस्तु से बहुत छोटा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, यह वस्तु के समान सीधा बनेगा। क्या बनेगा भाई, सीधा। क्या बनेगा, सीधा और सीधा बनेगा, सीधा। तो ये तीन कंडीशन इसमें होंगे। ये कितने कंडीशन होंगे भाई, तीन कंडीशन इसमें देखा जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। इसमें आगे की तरफ जब वस्तु को कहाँ रखेंगे भाई, दूसरा कंडीशन, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, दूसरा कंडीशन देखें। दूसरा कंडीशन क्या हो, जब वस्तु कहाँ हो भाई, दर्पण के आगे। कहाँ हो, दर्पण के आगे हो। कहाँ हो, दर्पण के आगे। उस कंडीशन में क्या हो, सॉरी हम लोग बनाना क्या भाई, उत्तल दर्पण बनाना है। उत्तल दर्पण में अंदर की भाग कलई की होती है। तो इस तरह हम लोग देखें, इसमें मुख्य अक्ष हम लोग खींच लेंगे। क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष खींचा जाएगा और मुख्य अक्ष पर एक फोकस बनेगा और वेग वक्रता त्रिज्या बनेगी।
क्या बनेगी भी, फोकस बनेगा और वक्रता त्रिज्या बनेगी। उस तरह से अब इस वस्तु से हम लोग एक रे खींचेंगे। इस वस्तु से क्या खींचेंगे भाई, एक रे इस पर डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा, रे। हम लोग जानते हैं ये परिवर्तन कहां से करेगा भाई, परावर्तन कहां से करेगा, कहां से आपतित होगा, फोकस से। कहां से आपतित होगा भाई, फोकस से। तो इस तरह से इसका परावर्तन होगा, इस तरह से इसका क्या होगा भाई, परावर्तन होगा। अब हम लोग एक वस्तु ऐसे देखा जाए, इससे इसके सिरे से एक लंब डाला जाता है, एक सिरे से इसको क्या डाला जाता है भाई, लंब। जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से वापस हो जाएगा। तो इसके कटान बिंदु, इसके कटान बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या होगा, सीधे होगा। वो भी क्या होगा, सीधे होगा। तो देखो तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस से पहले, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच बना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा भाई, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसमें भी दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दूसरा कंडीशन हम देखें, यह प्रतिबिंब कैसा होगा, तो यह प्रतिबिंब का होगा सीधा होगा। क्या होगा, सीधा बनेगा। तीसरा कंडीशन, यह वस्तु से छोटा बनेगा। यह वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्या होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ हम लोग उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया देख लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। आगे की तरफ हम दोनों अवतल और उत्तल देखने के बाद हम लोग देखेंगे इसमें किस तरह से क्या बनाई जाएगी भाई, इसमें दर्पण हम देख लिए। अब एक और चीजें यहाँ पूछी जाती है, नोट में हम लिखेंगे जो VBI है, नोट में हम लिखेंगे जो क्या है भाई, VBI है। तो नोट में हम लोग देखें, नोट में तो इसमें पहला कंडीशन पूछा जाता है, पहला नोट, नोट पहला, नोट पहला, अवतल अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भाई, ऋणात्मक, क्या होती है भाई, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भाई, ऋणात्मक होती है। दूसरा नोट, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भाई, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भाई, धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भाई, ऋणात्मक। तो यहाँ यह VBI है जो बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, इनमें से कोई नहीं, या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। इस तरह से यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर आगे चलते हैं। यहाँ हम देख लिए उत्तल और अवतल दर्पण, कन्वेक्स और कनकेव मिरर के जो फोकस दूरी, फोकल लेंथ होती है वो धनात्मक या ऋणात्मक होती है। तो आप इसे भी नोट डाउन करते चलिए, और यह आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे चलते हैं, लिख लिए सब लोग, अगर नहीं लिखे हैं तो अब इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे की प्रक्रिया क्या होगी भाई, आगे की प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे यहाँ दर्पण सूत्र। क्या भाई, दर्पण सूत्र का निगमन, दर्पण सूत्र का निगमन। दर्पण सूत्र का निगमन का मतलब होता है दर्पण सूत्र, ड्राइव ऑफ मिरर फॉर्मूला। क्या होता है भाई, ड्राइव मिरर फॉर्मूला, ड्राइव मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ
दर्पण सूत्र का निगमन मतलब निकाला जाए तो हम लोग या तो उत्तल दर्पण ले सकते हैं या अवतल दर्पण ले सकते हैं। किसी भी दर्पण का उपयोग करके हम लोग मिरर फॉर्मूला, जो दर्पण फॉर्मूला, दर्पण सूत्र फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग किस से लेंगे भाई? हम लोग लेंगे यहाँ अवतल दर्पण। किसे भाई? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से। तो हम लोग पहले अवतल दर्पण का एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हम लोग दर्पण सूत्र फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम लोग इसका रचना करते हैं। ये पूछा जाता है दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको सिंपल फॉर्मूला याद करना है इसको, इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, आप देख सकते हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो 1 बाय 1 करके आप भी मेरे साथ लिखते चलिए और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। यहाँ हम लोग जानते हैं कि यहाँ क्या भाई? P है। यहाँ क्या है? P है। अगर हम लोग इसको फोकस मानते हैं तो यहाँ F हुआ भाई और यहाँ क्या हुआ? C हुआ। यहाँ क्या हुआ? C हुआ। इस तरह से अगर हम लोग किसी वस्तु को मान लो हम लोग कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं भाई? अनंत पर, या फोकस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी जाती है। तो यहाँ से क्या गुजरेगा? एक मुख अक्ष के समानांतर एक रेखा गुजरेगी और रेखा गुजरने के बाद वह कहाँ से पास होती है भाई? वो कहाँ से पास होती है? वह पास होती है फोकस से। कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। तो फोकस से हम लोग गुजारेंगे। फोकस से गुजरने के बाद हम लोग इस पर एक सीधे से इस पे लंब डाला जाता है, जो कहाँ से गुजरता है भाई? इस तरह की प्रक्रिया इसमें होती है, इस तरह की प्रक्रिया इसमें होती है, जो कहाँ से जाती है भाई? वक्रता केंद्र के बीच से। कहाँ से जाती है? वक्रता केंद्र के बीच से जाती है। तो यहाँ हम लोग इसको थोड़ा सा और देखते हैं किस तरह काटते हैं। तो इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं जिससे अच्छा क्या बने? अच्छा प्रतिबिंब बने और हम लोग को समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ फोकस हम लोग रख देते हैं, फोकस रखा गया और यहाँ क्या रखा गया? सी रखा गया। तो अब यहाँ हम लोग वस्तु को जब रखेंगे तो वस्तु कहाँ से गुजरेगी भाई? तो यहाँ से हम लोग एक रे खींच देते हैं, वस्तु पर खींचा गया और वस्तु से कहाँ से निकलेगा भाई? फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। और सी से इस दर्पण पर, सी से इस दर्पण पर एक रेखा खींची जाती है। सी से इस दर्पण पर क्या खींची जाती है भाई? एक रेखा। तो अगर हम लोग इसका नामकरण कर दें, अगर इसका नामकरण कर दे तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ ए है और यहाँ क्या है भाई? बी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी डैश और यहाँ क्या हो जाएगा? ए डैश। तो ये प्रतिबिंब बना। क्या बना? प्रतिबिंब। अगर हम लोग इसका नामकरण करें ए बी और इस पर एक सीधा लंब खींच देते हैं हम लोग, क्या होगा भाई? इसका नामकरण करते हैं एन। क्या होगा भाई? एन हुआ। और ऊपर क्या आता है? यहाँ हम लोग मान लो डी ले लेते हैं। ए बी तो यहाँ लिए चुके हैं, डी ले लिए और यहाँ सी हो गया, यहाँ बी डैश हो गया, यहाँ एफ है और यहाँ क्या हो गया भाई? यहाँ एफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग संरचना इसका देखें, इस तरह से संरचना। तो इसमें हम लोग दो ही त्रिभुज लेंगे। यहाँ क्या करेंगे भाई? तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ इसमें जो भी क्रियाएं हम लोग किए हैं, ए बी एक क्या किया भाई? ए बी एक समानांतर अक्ष के द्वारा रेखा खींचा गया है, लंब डाला गया, जो अब परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरा भाई? फोकस से गुजरते हुए एक दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया है। उस प्रतिबिंब का नामकरण कर दिए हैं भाई बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। अब इसमें दो त्रिभुज, चार त्रिभुज, 1 2 3 और कौन सा? 4। कितने त्रिभुज में देखना भाई? 4 त्रिभुज में देखना। तो हम लोग सबसे पहले किसके किसके बारे में? एक दूने और किसमें? 3 और 4 के बीच संबंध निकालेंगे जो समानांतर की तरह होती है। आप लोग इस डायग्राम को अच्छी तरह से बना लीजिए कि आपको इस डायग्राम को बार बार देखना है कि कौन सी क्रियाएं यहाँ हो रही है। अगर हम लोग इसमें लिखे, अगर लिखते हैं तो देखिए यहाँ जो
अगर हम लोग पी एफ देखते हैं, पी एफ क्या है भाई, माइनस एफ, पी एफ क्या है, माइनस एफ। फोकस दूरी क्या भाई, फोकस दूरी एफ, पी एफ बराबर क्या हुआ, एफ। उसके बाद हम लोग देखें सीपी, क्या होगा भाई, सीपी देखें, क्या देखें, सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 2f माइनस कितना भाई, 2f लिख सकते हैं, सीपी बराबर माइनस 2f लिख सकते हैं। उस तरह से कंडीशन इसका देखा जा सकता है, बीपी बराबर क्या होगा। तो इस तरह से सारी घटनाएं हम लोग यहाँ इसका मान लिख लेंगे। तो यहां से यहां तक क्या हो गया भाई उसका। और बीपी देखा जाए, बीपी बराबर क्या है भाई, बीपी बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी भाई, प्रतिबिंब की दूरी। तो बीपी को, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यू। और बी डैश पी को क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी हो गया। अब बी डैश पी का मान क्या होगा भाई, प्रतिबिंब की दूरी जो भी होगा, क्या होगा, भी। यू क्या है, वस्तु की दूरी, और माइनस भी क्या है भाई, प्रतिबिंब की दूरी। तो आप इतना लिख लिए और हम इसमें देखते चलेंगे और इसको बनाते चलेंगे साथ साथ, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इस पर हम लोग सब कैलकुलेशन नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग कितने त्रिभुज, तो हम लोग इसमें 4 त्रिभुजों को एक साथ कंपेयर करेंगे। ए बी सी पहला त्रिभुज, सी बी डैश ए डैश दूसरा त्रिभुज, ए डैश बी डैश एफ तीसरा त्रिभुज, एफ डी बी एन चौथा त्रिभुज। इस तरह का नामकरण हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको मिटाते हैं, आप इसके नोट डाउन करते चलिए, इसको बना लीजिए और इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट से। हो गया दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ हम लोग शुरू करेंगे, त्रिभुज क्या लेंगे भाई, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा उसमें देखें हम लोग त्रिभुज सी बी डैश ए डैश से, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी सी डैश से। तो अगर हम लोग इसमें देखें, अगर हम लोग देखें तो कोण ए बी सी बराबर कोण क्या हो जाएगा भाई, सी बी डैश ए डैश। यह क्या भाई, समकोणिक, क्या भाई, समकोणिक, समकोणिक। दूसरा समकोणिक, दूसरा कंडीशन हम देखें, दूसरा कंडीशन कोण बी सी ए बराबर, बी सी ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी डैश सी ए डैश, क्या होगा भाई, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है भाई, अन्य कोण। जिस अन्य कोण में हम लोग देखें वो भी बराबर होगा, अगर दो कोण बराबर हो गए तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे में सी ए बी बराबर, सी ए बी बराबर क्या होगा भाई, सी ए बी देखें तो यहाँ हो जाएगा बी डैश ए डैश क्या हो जाएगा सी। ये क्या होगा, अन्य कोण, अन्य कोण, अन्य कोण से। तो इस तरह से इसमें कंडीशन हम लोग देखें, इस तरह से हम लोग इसमें क्या देखें भाई, कंडीशन देखें। दूसरा कंडीशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ सबके अनुपात सेम है, सबके अनुपात क्या भाई, अनुपातिक रेशियो से, अनुपातिक, अनुपातिक अनुपात समानुपाती अनुपात से, समानुपाती अनुपात से। अगर इस तरह देखा जाए तो इसमें दोनों त्रिभुज की क्रियाकलाप इसी प्रकार से होगी।
तो देखो, तो इसमें क्या होगा भाई, ए बी, ए बी बाटा क्या हो जाएगा, ए बी बाटा क्या हो जाएगा भाई, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या होगा भाई, इक्वल टू बी सी, बी सी अपन क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी डैश सी, ये होगा फॉर्म वन इक्वेशन, बी डैश सी क्या हो जाएगा भाई, बी डैश सी। अगर हम पहला कंडीशन यहां देख लें, पहला कंडीशन इसमें हो गया। अब इसी प्रकार से सिमिलरली, सिमिलरली सिमिलरली में हम लोग देखें त्रिभुज किसमें भाई, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी तथा त्रिभुज किसमें भाई, त्रिभुज डी एन सी, डी एन बी डैश, डी एन बी डैश किसमें भाई, बी बी एन बी एन एफ, बी एन एफ डी सॉरी डी एन एफ सी, डी एन एफ सी। तो इसमें भी सारी घटनाएं यही होगी। तो इसमें हम लोग किस तरह लिखा जा सकता है भाई, इसमें लिखा जाएगा क्या क्या घटनाएं हो सकती है, तो डी एन, तो इसमें उसी प्रकार से लिख लेते हैं। इसका भी क्या होगा भाई, डी एन, तो यहाँ भी होगा क्या होगा भाई, यहाँ भी वही अनुपात होगा। तो ए डैश क्या लिखा जाएगा भाई, ए डैश बी डैश क्या लिखा जाएगा, ए डैश बी डैश। तो इस तरह से अगर सिमिलर होगा तो, सिमिलर होगा तो यहाँ सिमिलर होगा तो क्या लिखा जाएगा, बी ए अपॉन कितना, बी ए अपॉन बी डैश ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एन एफ अपॉन एन एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ बी, एन एफ अपॉन एफ बी होगा। तो यह क्या हो जाएगा, समीकरण दो, समीकरण दो। तो हम देखें समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से, तो समीकरण एक एवं दो को इस तरह लिखा जाए, समीकरण एक एवं दो को इस तरह लिखा जाए। तो उस कंडीशन में यहां लिख सकते हैं समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो देखा जाए तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहाँ बी ए बटा ए डैश बी डैश, तो दोनों को बराबर लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ बी, एन एफ अपॉन एफ बी हो जाएगा। तो इस दोनों समीकरण से एन एफ अपॉन एफ बी हो जाएगा, एफ बी डैश क्योंकि एफ डी डैश के बराबर होगा, एफ डी डैश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखें एफ डी डैश बी डैश हो गया। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ तो कंडीशन आ गया, यह समीकरण कितना हो जाएगा, तीसरा, यह समीकरण कितना हो जाएगा भाई, तीसरा होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो जो डी अगर द्वारा क्या हो, यदि द्वारक छोटा हो तो, अगर द्वारक क्या भाई छोटा हो तो एन एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, एन एफ इक्वल टू लिख सकते हैं पी एफ, एन एफ इक्वल टू लिख सकते हैं पी एफ। इसीलिए बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ बी डैश, पी डैश इक्वल टू क्या होगा भाई, एफ डी डैश होगा। तो इस तरह, तो आप पहले इतना लिखिए, आप पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप इतना लिख लीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग इतना लिखने के बाद हम लोग फिर इसको मिटा देते हैं और फिर यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग इतना लिखिएगा और उसके बाद यहाँ से शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। मिटा दें, इसी पार्ट को मिटाते हैं, आगे आप इसको देख सकते हैं, आगे आप इसको देख सकते हैं।
तो इसमें हम लोग इसको अगर डिवाइड करें तो दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ एक रेशियो बनेगा पीबी माइनस क्या होगा भाई? पीसी अपॉन पीसी माइनस क्या होगा भाई? अगर पीसी माइनस हम लोग देखें तो पीबी डैश क्या होगा भाई? पीबी डैश इक्वल टू क्या होगा भाई? इक्वल टू ऊपर तो पीएफ रहेगा लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? पीबी डैश माइनस क्या होगा भाई? पीएफ क्या रहेगा? पीएफ। इस तरह से अब इसका मान हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। यह होगा तीसरा समीकरण। यह क्या होगा भाई? तीसरा समीकरण हो। अब हम लोग इसके मान रखें, पीबी का मान क्या होगा भाई? अगर हम लोग पीबी का मान रखें तो यह क्या हो जाएगा? माइनस टू एफ अपन क्या होगा भाई? माइनस टू एफ माइनस क्या हो जाएगा? माइनस के बाद फिर भी क्या होगा? माइनस क्या रखा जाएगा? माइनस भी रखा जाएगा इक्वल टू पीएफ का मान कितना हो जाएगा भाई? पीएफ का मान भी माइनस एफ अपॉन कितना हो जाएगा? माइनस भी माइनस कितना होगा भाई? माइनस एफ माइनस बी अपॉन माइनस। अगर हम लोग इसका माइनस का नामकरण देखते हैं, माइनस का नामकरण सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या होगा? यहाँ माइनस है तो माइनस अप्लाई करें तो माइनस यू प्लस टू एफ अपॉन यहाँ माइनस टू एफ प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस भी प्लस एफ। इस तरह से अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ देखा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस यू प्लस टू एफ इंटू माइनस बी प्लस एफ माइनस बी इक्वल टू एफ इक्वल टू इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो माइनस क्या हो जाएगा? एफ माइनस टू एफ प्लस भी के बराबर। अगर हम लोग गुना करते हैं तो माइनस यू भी माइनस क्या हो जाएगा? यू भी माइनस यू एफ। अगर हम फिर टू एफ से गुना करें टू एफ माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस टू एफ भी यहाँ हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? टू एफ स्क्वायर इक्वल टू इधर तो माइनस से गुना करें तो प्लस एफ टू एफ स्क्वायर, यहाँ माइनस से गुना करें तो माइनस हो जाएगा माइनस भी माइनस क्या होगा भाई? भी एफ माइनस बी एफ। तो इस तरह से देखा जाए तो टू एफ और टू एफ कट जाएगा, टू एफ और टू एफ कट जाएगा। तो आगे की प्रक्रिया आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। आगे की प्रक्रिया हम लोग देखें तो यहाँ बचेगा कितना भाई? यहाँ बच जाएगा कितना? u कितना भाई? यहाँ माइनस बचेगा तो माइनस कितना? u माइनस यू भी माइनस यू एफ माइनस टू एफ भी इक्वल टू माइनस भी एफ। अगर हम माइनस कॉमन ले या माइनस इधर से काट दे तो माइनस यू भी प्लस यू एफ प्लस टू एफ भी इक्वल टू भी एफ। अगर हम इसको उसको इस पार्ट को इधर घटा लेते हैं तो एक पार्ट यू भी प्लस यू एफ प्लस कितना बच जाएगा भाई? यहाँ टू एफ भी है और वहाँ भी एफ है तो वहाँ सिर्फ बचेगा भी एफ इक्वल टू 0। अगर हम लोग इस इक्वेशन में क्या करें, इस इक्वेशन में क्या करें भाई? यू भी एफ से भाग कर दे। इससे भाग कर दे भाई? दोनों साइड में यू भी एफ से भाग कर दें तो क्या होगा? यहाँ अगर आता है तो यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ क्या हो जाएगा भाई? यू एफ माइनस क्या होगा? यहाँ थोड़ा सा कंडीशन गलत हुआ, यहाँ क्या होगा भाई? गलत हुआ है, उसको हम सुधार लेते हैं। यहाँ बचेगा यू भी एफ माइनस कितना बच जाएगा भाई? यू भी एफ माइनस कितना हो जाएगा? यू एफ माइनस भी एफ माइनस यू एफ इक्वल टू कितना?
जीरो, यू इक्वल टू जीरो। इस तरह से हम लोग भाग करें, तो अगर भाग दे किससे भाई, यू भी एफ से भाग देने पर, यूएफ से भाग दिया जाएगा इसमें, तो क्या प्राप्त होगा भाई, यहाँ प्राप्त होगा भी कट जाएगा 1/f माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा भी और एफ कट यू बचेगा माइनस, यहाँ यू और एफ कट जाएगा भी बचेगा इक्वल टू जीरो। अगर हम इस टर्म को आगे भेजते हैं तो एफ इक्वल टू 1 प्लस यू प्लस 1/v, यह होता है दर्पण सूत्र। तो यहाँ प्रूफ दैट कर दिया गया। आप किसी भी माध्यम से निकालेंगे, आप उत्तर दर्पण ले चाहे अवतल दर्पण, आपका मान दर्पण सूत्र में यही आएगा 1/f अपॉन 1/u अपॉन 1/v आएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह का सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।